पिछले वीडियो में आपने देखा कि 1940 आते आते जिन्ना खुलेआम मोहम्मद पैगंबर के मॉडल की बातें करने लगे और पूरी तरह से इकबाल के रंग में रंग कर कंप्लीटली पाकिस्तान सपोर्टर बन गए। जिन्ना ने कांग्रेस के साथ कंप्रोमाइज के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब आगे की स्टोरी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्ना की धार्मिक पर्सनैलिटी बड़ी ही कन्फ्यूजिंग थी। जिन्ना ना तो ठीक से मुस्लिम बन पाए और ना ही हिंदू रह पाए, क्योंकि जिन्ना के पिता ने इस्लाम अपनी खुशी से नहीं बल्कि उनके सोशल बायकॉट के विरोध में अपनाया था। तो जीवन भर अंतरात्मा से वह कभी भी मुस्लिम नहीं बन सके और इनकी इसी पर्सनैलिटी का जिन्ना पर भी इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि स्टार्टिंग में तो जिन्ना अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी भी छुपाने की कोशिश किया करते थे और हिंदू धर्म से उनकी नाराजगी की वजह जग जाहिर थी कि हिंदुओं ने उनके पिता का सोशल बॉयकॉट किया था। इन्हीं वजहों से जिन्ना इंग्लिश कल्चर से इम्प्रेस थे और उन्हीं की तरह से उनका लाइफ स्टाइल था। उस वक्त जब सब लीडर्स इंडियन कल्चर को प्रेफरेंस देते तब जिन्ना हमेशा सूट में रहते और उनके सूट लंदन में सवाइल रो फैशन स्ट्रीट के हेनरी पूल एंड कंपनी द्वारा डिजाइन किए जाते। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जिन्ना को क्यूबा के सिगार और स्कॉच विस्की का बहुत शौक था। वह सबसे बढ़िया सिगरेट, सिगार और विस्की ही पीते थे। इसके अलावा उनको मीट में खास तौर पर पोर्क मीट खाने का बहुत शौक था। जिन्ना ने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी। जिन्ना को उर्दू भी नहीं आती थी। जब जिन्ना ने पाकिस्तान में अपनी स्पीच में कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू होगी, तो ये स्पीच भी उन्होंने इंग्लिश में दी थी। जिन्ना की वाइफ रति भी बहुत फैशनेबल और मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। रति का बचपन भी बिल्कुल इंग्लिश माहौल में बीता और रति मॉडर्न कपड़े पहनती और इंग्लिश कल्चर को फॉलो करती। जिन्ना को भी उनका ये अंदाज बहुत पसंद था। एक बार जिन्ना माउंटबेटन से मिलने रति को साथ लेकर गए। उस समय सर्दी का मौसम था, लेकिन रति फिर भी डीप नेक और विदाउट स्लीव्स का गाउन पहनकर गई। इस तरह के कपड़ों में देखकर बेटन भी सरप्राइज रह गए। कुछ टाइम बाद बेटन ने सर्दी होने के कारण अपनी वाइफ से रति के लिए शॉल लाने के लिए कहा। इस बात पर जिन्ना नाराज होकर मीटिंग बीच में छोड़कर आ गए। उनका कहना था कि अगर रति को इसकी जरूरत होती तो वो खुद कहती। जिन्ना लाइफ में कभी सिद्धांतवादी व्यक्ति नहीं रहे। उनके सिद्धांत उनकी जरूरतों के हिसाब से बदलते थे, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जिन्ना ने खुद इंटररिलीजियस मैरिज की थी और जब जिन्ना की बेटी दीना ने पारसी उद्योगपति नेविल वाडिया से शादी का फैसला लिया तो जिन्ना ने इसका विरोध किया और दीना से पूछा कि इंडिया में लाखों मुस्लिम लड़के हैं, क्या नेविल ही एक व्यक्ति है जिसका आपको इंतजार था? तब दीना ने भी करारा जवाब दिया और कहा कि इंडिया में लाखों मुस्लिम लड़कियां थीं, फिर भी आपने मेरी माँ से ही शादी क्यों की? दीना ने आखिरकार अपनी मर्जी से शादी कर ली और जिन्ना ने जीवन भर के लिए दीना से नाता तोड़ लिया। इसके बाद कभी भी जरूरत पड़ने पर भी जिन्ना ने दीना का नाम नहीं लिया। अगर कहीं बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती तो वे मिसिज वाडिया कहकर काम चलाते। अब वापस इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। जब 3 दिसंबर 1939 को ब्रिटिश पीएम ने जर्मन से वार डिक्लेयर की और बिना इंडियन लीडर की सलाह के ब्रिटिश भारत को वॉर में शामिल कर लिया, तो इसका भारी विरोध हुआ। तब जिन्ना और गांधी से मुलाकात के बाद वायसराय लिनलिथगो ने युद्ध के चलने तक इंडियन लीडर्स से सेल्फ गवर्नमेंट पर बातचीत पोस्टपोन कर दी। इधर 14 सितंबर को कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ इमीडिएट फ्रीडम की डिमांड की, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। इस पर कांग्रेस ने अपनी 8 स्टेट गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया और उधर जिन्ना ने एक बार फिर अपनी आदत के मुताबिक ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, जिसका रिटर्न गिफ्ट उन्हें यह मिला कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें और लीग को मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मान्यता दे दी, जो कि जिन्ना का वर्षों पुराना सपना था। इसका रिजल्ट ये हुआ, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने लीग को इंडियन मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया था, तो हिंदुस्तान के संबंध में किसी भी फैसले में लीग का सपोर्ट होना कंपलसरी हो गया, जिससे कि लीग और जिन्ना को एक तरह का वीटो पावर मिल गया। नेहरू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जिस इंसान का मुस्लिमों और मुस्लिम रिलीजन से कोई नाता नहीं है, उसको ये पावर देना गलत है। आखिर जिन्ना ने 1940 में लाहौर के मिंटो पार्क में 22 मार्च से 24 मार्च तक चले मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया, जिसमें मुस्लिमों के लिए सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की डिमांड की गई।
लाहौर ड्राफ्ट पर गांधी का रिएक्शन भी बड़ा सरप्राइज करने वाला था। वे इस पर मौन रहे, बस इसे आश्चर्यजनक कहा। उस समय नेहरू और कांग्रेस ने उनकी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। नेहरू का कहना था कि आज के युग में किसी देश का धर्म पर आधारित होना मध्ययुगीन सोच जैसा है। जिन्ना की इस मांग से वे ब्रिटिशर्स को बहुत प्रिय हो गए। उनकी अलग देश की मांग को ब्रिटिशर्स ने गुप्त रूप से सपोर्ट किया और इसी रास्ते पर चलते हुए ब्रिटिशर्स ने 1946 में इंडियन स्टेट की विधान परिषद के इलेक्शन कराए। ये इलेक्शन पाकिस्तान के निर्माण में बहुत निर्णायक साबित हुए। ब्रिटिशर्स ने इस इलेक्शन में लीग को अलग निर्वाचन का अधिकार देते हुए मुस्लिमों के लिए मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में रिजर्वेशन दिया। अलग निर्वाचन अधिकार का मतलब था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया थे, ऐसे एरियाज में सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट हो सकता था और मुस्लिम ही वोट डाल सकता था। इस तरह के इलेक्शन का क्या मतलब रह जाता है, ये तो सब समझ ही सकते हैं। पर अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब रहे। इसी रिजर्वेशन के दम पर मुस्लिम लीग ने रिजर्व सीटों में से 84% सीटें जीती। फिर भी कांग्रेस जनरल सीटों पर लड़कर 1585 सीटों में से 923 सीट जीतकर पहले नंबर की पार्टी बनी और लीग रिजर्व सीटों पर लड़कर 425 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी। लीग ने यह इलेक्शन जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान के निर्माण के मुद्दे पर लड़ा था। इसी वजह से लीग ने इस जीत को मुसलमानों की पाकिस्तान की मांग का जनमत संग्रह बताना शुरू कर दिया और दावा किया कि इस चुनाव में लीग को वोट देने का मतलब पाकिस्तान की मांग है। इलेक्शन के बाद ब्रिटिश कैबिनेट ने क्रिप्स और लॉरेंस को गवर्नमेंट बनवाने के लिए इंडिया भेजा और इंडियन लीडर को गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा, जिसमें डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन जैसे मामले ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे और बाकी राइट्स इंडियन गवर्नमेंट को देने की बात हुई। और भी काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई और डिसाइड किया गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। जिन्ना और लीग की वर्किंग कमेटी ने जून में इसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यह बात एक बार फिर इस सवाल पर टूट गई कि गवर्नमेंट में कांग्रेस और लीग के कितने मेंबर होंगे। कांग्रेस जल्दी ही नए कैबिनेट में शामिल हो गई, लेकिन लीग ने अक्टूबर 1946 तक कैबिनेट ज्वाइन नहीं की। बाद में लीग गवर्नमेंट में शामिल हो गई और लियाकत अली खान गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बने। गवर्नमेंट में शामिल होने के बाद भी लीग कांग्रेस के लिए मुसीबतें ही खड़ी करती रही। कांग्रेस जब भी कोई विकास के लिए योजना लाती तो लियाकत अली खान उसे धन का अभाव बताकर रोक देते। कांग्रेस चाहती थी कि वायसराय तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग बुलाएं और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम शुरू करें। इसके लिए कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम लीग इसमें या तो उनका सपोर्ट करे या लीग गवर्नमेंट से रिजाइन कर दे। लीग और कांग्रेस के बीच डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। वेवल ने 1946 में जिन्ना, लियाकत अली और जवाहरलाल नेहरू को लंदन ले जाकर हालात सुधारने की कोशिश की। मीटिंग के दौरान जिन्ना ने नेहरू की इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वहाँ रखी हुई माचिस की डिब्बी को उठाकर कहा कि यदि मुझे इतना सा भी पाकिस्तान मिलेगा तो मैं लूँगा। उन्होंने नेहरू के साथ गए सिख लीडर बलदेव सिंह को भी अपनी ओर मिलाने की भरपूर कोशिश की और उनसे कहा कि यदि आप हमारा साथ दो तो हमारे लिए और आपके लिए हमारे देश के दरवाजे दिल्ली की सीमाओं पर खुलेंगे। मगर बलदेव सिंह ने उनकी बात नहीं मानी। इस इलेक्शन में हुई जीत से उत्साहित होकर लीग बेलगाम हो गई और 16 अगस्त 96 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जो कि इंडिया के पार्टीशन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। और जिन्ना ने कहा कि उन्हें या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत चाहिए। डोमिनिक क्लीपर अपनी बुक फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान होते ही अकेले कलकत्ता में ही 72 आवर्स के अंदर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 6000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। दंगे पूरे देश में फैल गए, लाखों लोग इन दंगों में मारे गए। देश में आतंक का ऐसा माहौल बना कि सब नेता हक्के बक्के रह गए। इससे पहले दंगों का ऐसा दौर इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो बाकी की स्टोरी आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप अगला एपिसोड देख सकें और एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात हो सके। थैंक यू।